नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राजनांदगांव और डोंगरगांव में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज। सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। संत सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर में करेंगे बैठक। राजीव भवन में कार्यकर्ताओं की लेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज फिर होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सुबह 10 बजे शुरू होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों का हो सकता है आज ऐलान। कवर्धा के पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। साहू समाज को गाली देने का आरोप। भानुप्रतापपुर में वन विभाग के 6 कर्मचारियों से ग्रामीणों ने की मारपीट। एक की हालत गंभीर। जब्त लकड़ी को लेने के लिए पहुंची थी टीम। तो गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज है। राजनांदगांव और डोंगरगांव में सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। सीएम साय डोंगरगांव में संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले कैसे रिचार्ज किया जाए, इसकी कवायद के तौर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आज डोंगरगांव और राजनांदगांव में किया जाएगा। इधर रायपुर में आज मैतारी वंदन योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान होगा। बीजेपी महिला मोर्चा लाभार्थियों का सम्मान करने जा रही है। दोपहर 3 बजे एकात्म परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मैतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को आज सम्मानित किया जाएगा और बीजेपी महिला मोर्चा की जो टीम है वो लाभार्थियों को सम्मानित करेगी। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायपुर से लाभार्थियों का आज सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी और मैतारी वंदन योजना के जो लाभार्थी हैं उनका सम्मान भारतीय जनता महिला मोर्चा के टीम के द्वारा किया जाएगा। इधर आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन 5 सीटें बची हुई हैं। बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़, ये वो 5 सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने अब तक किया नहीं है। और आज संभावना है कि सीईसी की जो बैठक होगी आज 10:30 बजे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। तो एक तरफ दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी बैठक करने जा रही है सीईसी की, जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, इधर राजीव भवन में सचिन पायलट आज बैठक लेने वाले हैं। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें बिलासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सचिन पायलट करेंगे। इसके बाद सुबह 9:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 6 बजे वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो रायपुर में कार्यकर्ताओं को पहले एड्रेस करेंगे और उसके बाद बिलासपुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी लेकर जा रही है, चाहे वो भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, या फिर जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता उसमें थे और बताया गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर चुनाव में असमानता बरती जा रही है। ये पूरी तरह से कोशिश, और इसी कड़ी में सचिन पायलट भी आज कार्यकर्ताओं को
बातचीत करेंगे, उनसे संबोधित करेंगे और उसके बाद बिलासपुर में जाकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर जांजगीर में गुरुवार को कांग्रेस का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहां पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे और इसके बहाने कांग्रेस ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र से सवाल पूछा जाए। साथ ही कांग्रेस के खातों को सीज किए जाने पर कहा कि आचार संहिता के बाद केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। पायलट ने क्या कुछ कहा है, सुने आप। 10 साल में क्या उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ है? क्या महंगाई कम हुई है? क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के साथ जो प्रतिशोध की भावना से काम किया है, हमारे खातों को सीज किया गया है, हमारे सारे पैसे रोक दिए गए हैं, ये एक अनैतिक, अलोकतांत्रिक और एक गैर कानूनी कदम उठाया है। इधर कवर्धा के पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता एक साहू समाज के अपशब्द कहे जाने को लेकर भड़क गए। साहू समाज ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया, सामुदायिक भवन के सामने प्रदर्शन किया और पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल हुआ ये कि साहू समाज को लेकर एक अपशब्द कहा गया, जिसे लेकर साहू समाज के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भड़क गए, मेन रोड पर चक्का जाम किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो साहू समाज को आपत्तिजनक शब्द कहे गए, यह आरोप है साहू समाज के कार्यकर्ताओं का ही, जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। तो वो आपस में भिड़ गए और साहू समाज को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सुर्खियों में है। आपको याद होगा 2014 का वो चुनाव, जब लोकसभा चुनाव होने थे 2014 में, और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। तथाकथित तौर पर यह प्रचार किया गया था कि साहू समाज के व्यक्ति को अपमानित किया गया और इसके बाद ये इतना बड़ा मुद्दा बना कि मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी दुर्ग लोकसभा जो सीट थी वो हार गई थी। और एक बार फिर से पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। विषय फिर से वही है कि साहू समाज को अपमानित किया गया है, कोई अपशब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है। क्या यह चुनावी मुद्दा बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भानु प्रतापपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वहां पर मारपीट की गई है। 6 कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। एक कर्मचारी घायल हैं। दुर्ग कोंदल के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जब्त की गई लकड़ी को लाने के दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया वन कर्मचारियों पर और एक कर्मचारी इस हमले में घायल है। कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई वन कर्मचारियों की। दरअसल जो ग्रामीणों से लकड़ी जब्त की गई थी, उन्हें जब ले जाने के लिए वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। भानु प्रतापपुर की खबर, जहां पर वन कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई है। बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अवैध शराब पर पुलिस ने एक्शन लिया है। महिला समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 215 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। रतनपुर पुलिस की कार्रवाई यह है। तो बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अवैध शराब पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है और एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से 215 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। रतनपुर पुलिस की यह कार्रवाई है और अवैध शराब पर अब छत्तीसगढ़ में एक्शन लिया जा रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इधर अंबिकापुर में तलवार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तलवार लहराकर लोगों को यह युवक धमका रहा था और इलाके की मणिपुर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर में तलवार लहराकर इलाके में धौंस जमा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलवार भी बरामद कर लिया है और तलवार लहराकर इलाके में धौंस जमा रहा था ये युवक। हालांकि अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है।
16 जनवरी को प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से वार्ता को लेकर यह कहा था कि अगर नक्सली चाहें तो सरकार उनसे वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद 15 मार्च को सुकमा में नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक पर्चा जारी किया और कहा कि डिप्टी सीएम नक्सलियों से वार्ता की बात तो करते हैं, लेकिन वार्ता पर हमारे बयान का सीधा जवाब नहीं देते हैं। अपने पर्चे में नक्सलियों ने वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे अनुकूल वातावरण होने पर ही नक्सली वार्ता के लिए आगे आएंगे। 6 महीने तक ये शर्त है नक्सलियों की कि 6 महीने तक सशस्त्र बल को कैंप तक ही सीमित रखा जाए, नया कैंप स्थापित न किया जाए, झूठी मुठभेड़ बंद की जाए। और इस पर्चे के आगे आने के बाद से अब तक फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साय ने कहा है कि नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित तो हम कर चुके हैं, गृहमंत्री भी कर चुके हैं। नक्सली बंदूक की भाषा छोड़ दें, वरना सरकार को भी जवाब देना बखूबी आता है। अब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी पहले ही उनको वार्तालाप के लिए आमंत्रित कर चुके हैं और आज भी हम कहते हैं कि वो लोग ये बंदूक की भाषा को छोड़ दें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, उनके साथ उचित न्याय करेंगे। लेकिन अगर बंदूक की भाषा ही बोलेंगे तो उसका जवाब सरकार को देना आता है। जो प्रारंभिक 1-2 चीज़ें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने फिर आता हूँ। कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है, बस्तर का स्थिति पता है? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। सारंगढ़ जिले के बरमकेला कन्याशाला में सामूहिक नकल मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दरअसल बरमकेला कन्या स्कूल में ओपन बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। एसडीएम को खुलेआम नकल कराने की सूचना मिली, जिसके बाद वो स्कूल पहुंचे। परीक्षार्थियों को पर्ची लेकर नकल करते हुए रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा। इसके बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाया गया, उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया ये पूरा मामला, जिस पर अब शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। 45 छात्र नकल करते हुए पाए गए थे। हमने सभी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया वहां से, और इसका एक कॉपी कार्रवाई हेतु डीपीआई भेजी गई थी। तो डीपीआई ने उसका संज्ञान लेते हुए केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ ही साथ पर्यवेक्षक जो थे, उन सभी को कुल 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। केशकाल में इन दिनों किसान बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें बैंक से खुद का पैसा निकालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। धनोरा के किसान 40 से 45 किलोमीटर दूर केशकाल जिला सहकारी बैंक पैसा निकालने के लिए सुबह से ही पहुंच जाते हैं, लेकिन समय पर बैंक से पैसा नहीं मिलता, जिससे किसानों का काफी वक्त बर्बाद होता है। इन समस्याओं को देखते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार ने धनोरा में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की थी, लेकिन वह आज तक खुला नहीं, जिसे लेकर किसानों ने केशकाल के एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द जिला सहकारी बैंक खुलवाने का निवेदन भी किया है। मामले को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। डीएमएफ से भवन निर्माण के लिए स्वीकृति भी मिल गई है, कार्य प्रगति पर है। जल्द भवन बनकर तैयार होगा, जिसके बाद सरकारी जो बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, वो खुलेगा। हम लोग मांग के लिए पहुंचे कि जो घोषणा पूरे सरकार में किया गया था, जिसे लेकिन अब तक वो नहीं बना है और नहीं वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था है, नहीं भवन की व्यवस्था है। जिला सहकारी बैंक में लगभग यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर से आते हैं। कभी कभी उनको उनका जो धान बेचा हुआ पैसा मिल नहीं पाता, वापस जाना पड़ता है। कुछ गांव के लोग अभी आए हैं, इनका मांग है कि अपने क्षेत्र में एक सहकारी बैंक खुल जाए, ताकि लोगों को बैंक से जो लेन देन की सुविधा मिलती है वो अपने क्षेत्र में ही मिल जाए, ताकि इनको 30 से 35 किलोमीटर केशकाल में आकर के मतलब लेन देन करने की जरूरत ना पड़े। और सहकारी बैंक जल्दी ही खुल जाएगा, इसके संचालन की अनुमति मिलने वाली है, तो बहुत जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा।
रायगढ़ जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठगों ने एसईसीएल के कर्मचारी से 12,36,000 रुपए की ठगी की है, जबकि पिछले 2 महीने के आंकड़ों में नजर डालें तो ऑनलाइन ठगी के 27 मामले जिले के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस न तो आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही ठगी की रकम वापस ला पाई है। जानकारों का कहना है कि इसका कारण थानों में तकनीकी स्टाफ की कमी और संसाधनों का अभाव है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में साइबर सेल मजबूत है, पर्याप्त संसाधन भी हैं, लेकिन साइबर ठगों को बचने के लिए लोगों में जागरूकता की कमी है। जब से कंप्यूटर और ऑनलाइन ये सब नेटवर्किंग का काम हुआ है तो एक नया क्षेत्र मिल गया अपराध का, साइबर ठगी का। मेरा कहना ये है कि ठगी के मामले में शिक्षा प्रचार, पुलिस भी, स्कूलों में भी शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे लोग घर जाके अपने बुजुर्गों को समझाएं। जागरूकता आनी चाहिए ऑनलाइन ठगी में और अलर्ट रहना चाहिए जनता को। साइबर जो क्राइम है उसके प्रति अवेयरनेस की कमी है लोगों में, इसकी वजह से वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड जो साइबर क्राइम से संबंधित है उसके लिए 1930 का एक वो है नंबर है जिस पे आप इस तरह की कोई वो होता है, फ्रॉड होता है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके उस जो पैसा है आपने जो फ्रॉड का शिकार हुआ है तो उसको आप होल्ड करा सकते हैं। रायपुर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दे। लोकसभा चुनाव के चलते अब वाहन चेकिंग भी तेज हो गई है। सदर बाजार में एक वाहन से 40 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए हैं। वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर यह रकम जब्त कर लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की कमेटी में इसे भेज दिया गया है। मामले को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग चुकी है और अब वाहनों की जो चेकिंग है यह भी तेज कर दी गई है। 40 लाख कैश के साथ एक गाड़ी में एक व्यक्ति को बरामद किया गया। वैध दस्तावेज वो दिखा नहीं पाया, जिसके बाद अब मामले को निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया। धमतरी से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। शहर के नजदीक पहुंच चुका एक हिरण और जंगल से भटक कर यह शहर के पास आ गया है। कुत्तों के झुंड ने हालांकि इसे घायल कर दिया है। पुलिस के जवानों ने हिरण की जान बचाई है। उदंती सीता नदी रिसगांव वन परिक्षेत्र का यह मामला है। जंगली इलाके से होता हुआ ये शहर के आसपास पहुंच चुका था हिरण और कुत्तों के झुंड ने इस हिरण को घायल कर दिया, लेकिन किसी तरह पुलिस वालों ने इसकी जान बचाई है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सिलचरा में एक मजदूर की हत्या कर दी गई है। पत्थर से कुचलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के कोतमा का रहने वाला है मृतक और फैक्ट्री में यह मजदूर काम करता था। सांकरा में किराए के मकान से वो रहता था। रायपुर में सिलचरा में एक मजदूर की हत्या हो गई। पत्थर से कुचलकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है और जो मृतक मजदूर है यह मध्य प्रदेश के कोतमा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल वो फैक्ट्री में काम करता था। सांकरा इलाके में एक किराए के मकान से वो रहता था।